अनकही कहानी है एक सूरज के उजियार की, जो गर्दिश में भी रोशन हो उस एक अचल सितारे की। जो हर एक दिल में पलते थे वो दबे दबे अरमा कहीं, उनकी मुरझाई सूरत को इन हाथों ने दी जान नहीं। अनकही 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 लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। अनकही अनफिल्टर्ड। अनकही अनफिल्टर्ड सीज़न 2 के चेंजेस पॉसिबल सीरीज़ में आज हम गुजरात में हैं। सूरत महानगर पालिका के कुछ कॉरपोरेटर्स हमारे साथ हैं, काउंसलर्स भी बोलते हैं कॉरपोरेटर्स को, और इनमें से 2 इलेक्टेड और राकेश भाई हमारे साथ नॉमिनेटेड काउंसलर हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, मैं डॉक्टर किशोर रूपारेलिया, एमडी स्किन डीवीडी डर्मेटोलॉजिस्ट में किया हुआ। 1998 में मैंने मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट किया हुआ है, और उसके बाद मेरा प्राइवेट चल रहा है और सामाजिक संस्थाएं में सब लोगों के लिए मैं काम करता था। आज तक कभी पॉलिटिक्स में नहीं गया हूँ। ऐसे एनजीओज़ के मार्फत से हम पूरे पब्लिक के साथ घूम रहे थे, और लास्ट 1.5 साल से जो है सेवाई करने के लिए, राजनीति बदलने के लिए हम लोग इसमें कूद पड़े हैं। तो फिर अच्छा बनाने के लिए कुछ आए हैं। आप कौन से वार्ड से हैं और मैं कितने वोट से जीते हैं, थोड़ा बता दीजिए। सूरत के जो अभी तक के जो एरियाज़ है उसमें वार्ड नंबर 7 है महानगर पालिका के, उसमें आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जीते नहीं है। और उसी में से एक वार्ड में से जो है हमारी 2 सीटें आई हुई है, और वो सीट मेरी एजुकेशन की वजह से भी आई है और आम आदमी पार्टी के काम देखते हुए वो अभी आई है। मैं ये जो हमारे प्रतिद्वंद्वी थे, जो वो पुराने महामंत्री भाजपा वाले थे, उनको हरा के मैं आगे आया हूँ, और मेरा जो उनके साथ जो है 1000-1500 का वोट से मैं जीत के आया हूँ। कौन सा वार्ड नंबर है आपका? वार्ड नंबर 7। ठीक है, रचना में तो आप बताएं अपने बारे में। मैं हाउस वाइफ थी और साड़ी का काम कर रही थी, और उसमें मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में काम कर रही है। तो स्वास्थ्य के बारे में बात कर रही थी, शिक्षण के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ भी शिक्षण की बहुत कमी है और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कों को पढ़ाता है, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है और लड़कों को पढ़ाना है। तो मेरे घर पे जो औरतें आ रही थी साड़ी लेने, उनके पास से मुझे बहुत ये सुनने को मिलता था। तभी मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है,
इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं ये तो दे के उसका गुजारा चला लेती हूँ, लेकिन जो लड़कियां हैं उसके भविष्य के बारे में सोचना है और मैं कुछ अगर कर सकूँ तो उसके बारे में मुझे करना है। इसलिए वो आम आदमी पार्टी का नाम मैंने सुना तो तभी मैंने तय किया कि मुझे उनके साथ जुड़ना है। तो मेरे सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी भी इच्छा थी और वो जानते थे, वो मुझे ऐसा बोल रहे कि तू जहाँ भी जाएगी कुछ कर सकती है। तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। फिर हमारा एरिया है वो महानगर पालिका में 17-18 सालों से है। फिर 2 साल पहले ही एक स्कूल बना है महानगर पालिका का, तो उसमें भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जब से हम आए हैं तो शिक्षण के बारे में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो दिल्ली में हो रहा है वही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब से आए हैं तब से ही लग गए हैं शिक्षण के बारे में। तो हमारे एरिया में 2 स्कूल नए मंजूर करवाए हैं हमने, और जो एक स्कूल था वो दोपहर तक का ही था, तो दोपहर से शाम तक का शुरू करवाया। तो 700 बच्चों को एडमिशन मिल सकता था और दूसरे 700 को अभी मिल गया है। और स्वास्थ्य की बात करें तो मैं हॉस्पिटल समिति में मेंबर हूँ। तो हॉस्पिटल समिति आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पार्षद मतलब कॉरपोरेटर हॉस्पिटल में जाके जिन लोगों को ज़रूरत है कि वो हमारा माफ़ी का दाखला चलता है वहाँ पे, तो किसी को पता नहीं था कि कॉरपोरेटर यहाँ आके माफ़ी का दाखला देंगे तो हमारा जो बिल है वो महानगर पालिका के हॉस्पिटल में माफ़ हो जाएगा। लेकिन जब से हम आए हैं तब से हम रोज़ अस्पताल में जाते हैं। रात को किसी का फ़ोन आता है, रात को 2 बजे, तब भी हम जाते हैं। और लोगों को आज पता चल गया है कि हॉस्पिटल में कॉरपोरेटर का जो माफ़ी का पत्र होता है उनसे बिल माफ़ होता है। और जो लोग नहीं जाते थे हॉस्पिटल में, अब वो लोग जाने लगे हैं। अब कॉल करके हमको पूछते हैं कि वो वहाँ हमें जाना है तो वहाँ कैसी सुविधाएं मिलेगी। अब जो सिस्टम पहले था वो सिस्टम हॉस्पिटल में हमने सारा बदल दिया है। राकेश भाई, आप नॉमिनेटेड काउंसलर हैं और मुझे मालूम पड़ा कि भाजपा के 14 मेंबर्स के साथ आप 15वें मेंबर हैं जो शिक्षा समिति के मेंबर हैं। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में और ये बताएं कि क्या समिति है और क्या काम करती है वो समिति। अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम वैसे जानते हैं राकेश हिरपरा है। वैसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ रहा है। तो अपने मतलब स्कूल के डेज़ में जो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर कॉलेज में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो लगा कि ज़िंदगी ये है जो हम जी रहे हैं अपने लिए वो नहीं है। बस उसके बाद जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी पे लगे, तो उसी टाइम अन्ना आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो और फिर पार्टी बनी और पहला जब चुनाव आया तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वो छोड़कर अभी तभी से फुल टाइम लगे हैं कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो सिस्टम है उसको बदलना है। और अभी फ़िलहाल पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल के जो मेंबर है उसके रूप में दायित्व दिया है। साथ में पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन के रूप में भी दायित्व निभा रहा हूँ। और जो 27 काउंसिलर जब हम चुनकर आए उसमें पार्टी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है कैंपेन डिज़ाइन करने का काम दिया। शिक्षा समिति की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा समिति में अब तक ऐसा होता आया था कि जो हमारा प्रोग्राम है ना, चेंज इज़ पॉसिबल, उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा होता आया था कि आप पॉलिटिक्स में पता है कि भाई जिसका बड़ा कद होगा वो सांसद बनेगा, फिर विधायक बनेगा, अगर विधायक नहीं बन पाए तो वो काउंसिलर बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जो काउंसिलर भी नहीं बन पाता है ना, उसको भाजपा कांग्रेस में ऐसा सिस्टम है, उसको ये शिक्षा समिति दे देते हैं कि भैया तू संभाल। उसकी ना कोई क्वालिफिकेशन देखी जाती थी, ना उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको शिक्षा में क्या अच्छा लगता है, कुछ नहीं, सिर्फ उसको मतलब संभालने के लिए दे दिया, ठीक है तू रहे। लेकिन चेंज इज़ पॉसिबल हमने सबसे बड़ा चेंज ये किया कि हमारी पार्टी ने अपने मतलब नेशनल काउंसिल के मेंबर को, मतलब एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव को शिक्षा समिति में भेजा। ये दिखाता है कि हम शिक्षा को लेकर कितने सीरियस है। और ये दायित्व मुझे इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे गुजरात में जब से मतलब हम एक्टिव है तब से शिक्षा के जो भी मुद्दे उठाने का दायित्व है पूरे गुजरात में, ये मुझे मिला है। दूसरा है कि वो लोग 14 मेंबर हैं और मैं 15वां हूँ। काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन ये सच्चाई या ईमानदारी या अपने जो काम करने का पैशन है उसका ये परिणाम है कि वो लोग आज एक मेंबर से डरते हैं कि ये कुछ खोज कर निकालेगा, ये कुछ नया लेकर आएगा और हमको कल दिक्कत हो जाएगा। और वो है ना, उसका ये सबसे बड़ी समस्या है कि अब तक विपक्ष में वहाँ पे कांग्रेस थी, तो वो लोग टैकल कर लेते थे उनके साथ।
मेरे साथ वो टैकल नहीं कर पाते। ना मैं उनकी फ्रेम में आता हूँ, ना मैं उनके साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ इस लेवल का, जो लेवल का अब तक होता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन वो एक है ना पंक्ति कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो अकेले है लेकिन सच के साथ है, इसलिए डर नहीं लगता, लड़ते रहते हैं। तो मुझे बताएं कि अभी तक शिक्षा समिति की आपने बात की, हॉस्पिटल समिति की, और डॉक्टर साहब हेल्थ समिति के मेंबर हैं। आप लोगों ने इन समितियों में रहते हुए ऐसा क्या सुधार किया है, या अपना एज ए कॉरपोरेटर रहते हुए क्या क्या सुधार किया है जो भाजपा जिसकी उम्मीद नहीं करती थी, या जनता भी जिसकी उम्मीद नहीं करती थी? ऐसे कुछ काम आप बताएं जो आपने किए हैं अभी तक, जिससे हम ये मैं समझ पाएँ कि आम आदमी पार्टी क्या यूनिक कर रही है शिक्षा और स्वास्थ्य में। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, हेल्थ समिति में मैं जब अपॉइंट हुआ तो सबसे पहले तो हेल्थ समिति यानी स्वास्थ्य, जो हमारा जो इंसान का स्वास्थ्य रहता है वो कैसे अच्छे रहे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। समझो अभी जो भी के इन्फेक्टेड डिजीज़ वाले जितने भी रोग हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, वो नहीं हो इसके लिए हम क्या क्या जो है उसको जैसे बोले ना कि क्या क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें एकदम साउंड प्रूफ रखी। कैसे कि हमारे जो कर्मचारी लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उसके कहाँ कहाँ लोकेशन ऐसी है जहाँ मच्छर जो है वो ज़्यादा होती है। समझो कि पानी ज़्यादा भरा होता हो, जहाँ गंदगी ज़्यादा होता हो, जहाँ ये होता हो, वो सब कुछ अच्छी तरीके से उसको आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफाइड होने के बाद उसको समय पर अगर वहीं से वहीं अगर दाम दे और जो रोग है वो नहीं हो पाए, उसके लिए हम अभी इतने जागरूक हुए हैं और लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, कर्मचारी को गाइडेंस दे रहे हैं, और समय पर वहाँ भेज करके जितना हो सके उतना कैसे रोगों को अटक कर उसको प्रोटेक्ट करके प्रिवेंशन कर सके, उसके लिए हेल्थ कमेटी में मैं पूरी तरह काम कर रहा हूँ। अभी क्या डिफरेंस आया है कांग्रेस जब हुआ करती थी, क्योंकि इस सदन में अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि 120 सीट्स में 27 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिली थी और कांग्रेस को 0 सीट्स मिली थी जी। तो इतना बड़ा था। अभी तो कांग्रेस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया आम आदमी पार्टी ने। तो क्या चेंज आया है समितियों के काम करने में, कि आपको जनता से कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते होंगे, सुझाव मिलते होंगे कि भाई पहले तो बात नहीं सुनता था, या अभी मूलभूत जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। मूलभूत जो चेंजेस आए हैं वो अवेयरनेस आई है लोगों में, क्योंकि पहले चीज़ कॉरपोरेशन का काम क्या होता है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, वो जब तक अगर प्रतिनिधि नहीं बता सकते हैं तो और कौन बताएगा। तो कांग्रेस में अभी तक के सिर्फ नाम के प्रतिनिधि रह जाते थे 5 साल के लिए। हम लोगों ने लोगों तक पहुँचे, हम उनकी शिकायतें सुनी और शिकायतें सुनने के बाद कर्मचारी के साथ संकलन करके उनके साथ अटैच किया कि जिससे वो उनकी शिकायतें हैं वो सुन ले और उसका जितना हो सके उतना जल्दी उसका निकाल हो। वो जितना जल्दी हो सके उतना अगर हम कर पाएंगे तो फिर 100% जो है रोगों में कमी आएगी और इन्फेक्टेड जो भी डिजीज़ है और कोई भी डिजीज़ है उसको हम रोक पाएंगे। और लोगों को बताएं आप कि हेल्थ कमेटी भी एक कमेटी होती है जिसका काम है इसको प्रिवेंशन करने का, और इसमें भी ख्याल रखा जाता है और कंप्लेन की जाती है, शिकायतें दूर हो सकती है। ठीक है रचना बहन, जैसे आपने बताया कि आप माफ़ी वाला दाखिला, जिसको हम आम भाषा में EWS भी बोलते हैं, कि जो लोग पैसा नहीं भर सकते हॉस्पिटल में, हालांकि यहाँ पर नगर पालिका में थोड़ा सा फीस चलता है जैसा आपने बताया, नॉर्मल फीस चलती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वो भी नहीं भर सकते, और कुछ हो सकते हैं ऐसा इलाज भी हो जिसमें सिर्फ एडमिशन का भी कुछ खर्चा हो और थोड़ा इलाज का खर्चा हो, उसको यदि माफ़ कराने का काम आपने किया। क्या ऐसे कुछ और भी काम हैं जो साथ साथ पहले नहीं होते थे, अभी आपने करने शुरू किए? हाँ, वो काम भी मैं करती हूँ। वो सत्ता के लोग जो होते हैं ना, वो 4 लोगों के हाथ में होता है कि वो बोल दे तो हो जाता है। लेकिन आज अस्पताल में मैं बोलती हूँ कि इन लोगों को, वो छोटे हैं, गरीब है, तो क्या किसी नेता के पास उसको भीख मांगने जाने पड़ेगी, उसको गरीबी का प्रमाण पत्र देने पड़ेगा, तब आप उसको माफ़ी देंगे। ऐसा बोल के मैं अभी जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उसको 100% बिल माफ़ करवाती हूँ। और दूसरा कि कोरोना में हमने देखा, तो जब हम कोरोना आया ना, वो दूसरी वेव आई ना, तब
हम चुन के आए थे 2 महीने ही हुए थे, तब हम अस्पताल में जाते थे तो कई सारे लोगों को रोते देखा था, कई सारे लोगों की जान जाते हुए देखा था। तब हमको लगता था कि इतने सारे वोट हमको मिले हैं, इन लोगों को हम पे विश्वास किया है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तभी हमने सोचा कि हमारा जो एरिया है ना, वहाँ पे वो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे विस्तार में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ। मैंने महानगर पालिका में मांग रखी, तो वो सीधे तो हमको नहीं दे सकते, विपक्ष में थे, हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आज इतना बदलाव आया है कि ये महानगर पालिका का 8 जोन है, तो सभी जोन में 50-50 बेड की हॉस्पिटल बन रही है। वही आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि भैया इनकी मांग को ठुकराने से अच्छा है कि हम सब जगह 50-50 बना दें। हाँ। तो एक तरह से सिर्फ आपने अपने विस्तार का ना भला करके पूरे सूरत का ही भला कर दिया। हाँ। ये भी तो देख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। तो अभी ये बेड, ये कितने टाइम में ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे? अभी 7 महीना हुआ है, तो 4 जगह पे तो हो गई है, और 4 जोन की जगह फाइनल हो गई है, और वो साल खत्म होने के पहले ही वहाँ कंस्ट्रक्शन पे- शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू तो हो इसको जाएगी। बनने में करीब कितना टाइम लगना चाहिए? और अभी मैंने 2 दिन पहले ही मेरी समिति की मीटिंग थी, तभी मैंने आवाज़ उठाई थी कि आपने 4 जगह तो बना दी, जो 4 जगह बाकी है तो आप 3 महीनों में वो कर सकते हैं क्या? अभी 7 महीना तो चला गया, वो बजट में लिया था, तो 7 महीने तो खत्म हो गए, अब 3-4 महीने बचे हैं, तो 3-4 महीने में आप क्या कर सकते हैं? तो उसने मुझे बोला है, समिति के जो अध्यक्ष है उसने मुझे बोला है कि आपकी मांग ज़्यादा, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी पूरी हो सके। तब आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि चेज़ भी करते रहें ताकि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बन के तैयार भी हो जाए, ना कि सिर्फ मंजूर कराना, ज़मीन पे लाने तक आप चेज़ भी करेंगे। अभी वो 4 बनी है ना, वहाँ पे तो मैंने विजिट भी किया है, वहीं पे सब इलाज भी शुरू हो गया है। तो आप हेल्थ अपना हॉस्पिटल समिति के मेंबर रहते हुए किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो आपके विस्तार में हो या विस्तार के बाहर हो, आपके एरिया में हो, जुरिस्डिक्शन में हो या उससे बाहर हो। पूरे महानगर पालिका का जो हेल्थ सेंटर है, ठीक बात। PAC CAC सेंटर है, और वो 50 बेड का हॉस्पिटल है, सब में वहाँ जाके मैं चेक कर सकती हूँ। ठीक है। तो राकेश भाई, एजुकेशन के ऊपर आम आदमी पार्टी का जो ब्रांड है, जो क्रेडिबिलिटी सेट हुई है, वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम करते हुए ही है। क्या कुछ ऐसा है जो दिल्ली मॉडल की जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ से सीखते हुए थोड़ा ही सही, लिमिटेड पावर के होने के बावजूद आपने इम्प्लीमेंट करवाया हो सूरत के स्कूल्स में? जब हम इलेक्टेड यहाँ पे हुए तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि हम स्कूल्स में जाना शुरू किया। मतलब मान लीजिए कि 6 या 7 महीने के शॉर्ट पीरियड के अंदर मैंने सूरत और बाकी गुजरात के मिलाकर तकरीबन 120 स्कूल के विज़िट किए। मेरा डेली, आप मेरा फेसबुक या ट्विटर देखोगे तो मेरा डेली 1 या 2 स्कूल का विज़िट डेली रहता है। तो वहाँ से मुझे पता चला, क्योंकि आई वांटेड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कि क्या समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगी जो है टीचर्स की कमी की। अच्छा। राइट नाउ अभी गुजरात के सारे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में मिलाकर 19,000 से ज़्यादा टीचर्स की कमी है। कितने स्कूल्स हैं टोटल अभी मान लीजिए कि तकरीबन 30 से 40,000 के आसपास मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन उन सारों में मिलाकर 19,000 के आसपास टीचर्स की कमी है। और यहाँ पे अगर मैं म्यूनसिपल, अभी मैं पूरे कॉन्वर्सेशन में म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड बोलूँगा तो आप मान लेना कि वो गुजरात का इंटरप्रिटेशन छोटा सा है, क्योंकि जो समस्या यहाँ है पूरे गुजरात में भी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 300 स्कूल्स है, 300 स्कूल थी, उसमें 300 में मिलाकर 1100 के तकरीबन आसपास टीचर्स की कमी थी। मतलब एवरेज एक स्कूल में 3 टीचर कम है, एवरेज एक स्कूल में। यहाँ अभी भी ऐसे भी स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा कि ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया या फिर ये सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा बेकार है। यहाँ पे 650 करोड़ का बजट है शिक्षा समिति का, पूरा मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अगर टीचर नहीं है तो फिर पढ़ेंगे क्या? तो सबसे बड़ा मतलब उसको एज ए मूवमेंट के तौर पर उठाया। पूरे हम लोग मतलब मान लीजिए कि हर महीने इसको लेकर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी जनरल बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें भी कंप्लीट दबाव बना के रखा कि ये आपको करना है। इनको हर ईच एंड एवरी, जैसे कि मैंने बताया मैं स्पोक पर्सन हूँ, तो टीवी में भी जाता तो इसको कम्प्लीटली एक्सपोज किया, तो उसका एक दबाव बना। और मैं नहीं कहूँगा कि हम कंप्लीट जीत गए, लेकिन हमको एक पार्शियल जीत मिला। कैसे कि 2 महीने पहले गुजरात गवर्नमेंट ने 10,000 गेस्ट टीचर्स को नियुक्त किया। 10,000। हमने 6 या 7 महीने तक जो लड़ाई लड़ी, हाँ वो 10,000 परमानेंट टीचर्स होने चाहिए, वो हमारी अगर वो हो जाता तो हमारी परमानेंट जीत हो जाती, लेकिन एक पार्शियल जीत मिली।
मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कम से कम 10,000 क्लासरूम ऐसे होंगे जो पहले बिना टीचर्स के थे, अब उन ये बहुत बड़ी जीत है। 10,000 क्लासरूम में टीचर होंगे पूरे गुजरात के अंदर। और अगर मैं म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड की बात करूँ, जैसे मैंने बताया 1100 के आसपास टीचर्स की कमी थी, तो म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड में गुजरात गवर्नमेंट के और यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब मिलाकर इनको 1100 टीचर्स मिले। तो आज की डेट में जब हम आए थे तब 1100 टीचर्स की कमी थी, आज की डेट में 0 टीचर्स की कमी है। आज आपको एक भी ऐसा क्लासरूम नहीं मिलेगा जहाँ पे टीचर नहीं है। हालांकि वो गेस्ट टीचर्स है, मतलब ठीक है, बच्चे पढ़ तो पा रहे हैं। बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। और एक हायर एजुकेशन में हमने एक अचीवमेंट लिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने पिछले साल एक ऐसा, यहाँ पे ना बहुत सारी ग्रांटेड एड कॉलेजेस है, अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे 1500-2000 रुपये में अपना मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उनको गुजरात गवर्नमेंट उन कॉलेजेस को ग्रांट देती है। यहाँ पे बहुत ही गरीब तबके से, साउथ गुजरात की बात करूँ तो ट्राइबल बेल्ट से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं, और गुजरात गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ये डिसीजन लिया कि इनको पूरे को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। अगर ये हो जाता तो हज़ारों हज़ार यूथ जो है बच्चे वो पढ़ने से मतलब रह जाते। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि वो जो 1500 है उसका अगर 15,000 और 20,000 फीस हो जाता हो तो पढ़ना ही छोड़ देते, उनके घर में पैसा ही नहीं। तो हमारे यहाँ की छात्र समिति है, छात्र युवा संघर्ष समिति, हमारी स्टूडेंट विंग है, उन्होंने ये पूरा लीड किया और हमने पूरा उसको सपोर्ट किया। तो ये भी बहुत बड़ी जीत है कि हमारे आंदोलन के चलते गुजरात गवर्नमेंट को अपना ये डिसीजन रिवोक करना पड़ा। अगर ये हो जाता तो मान लीजिए कि हज़ारों हज़ार यूथ का जो एजुकेशन है वो ख़राब हो जाए, वो स्कूल मतलब कॉलेज से दाखिला ही निकलवा दें। तो ये दो जो है वो हमारी एक साल में मान सकते हैं कि ये, बाकी बहुत सारी छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन ये दो सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और जो ये 1100 टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बहुत बड़ी जीत मान रहा हूँ कि आज तक कभी नहीं हुआ। ये कमी कई सालों से चलती आ रही है। इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की जीत इसीलिए मान रहा हूँ कि अगर ऐसा विरोध पक्ष होता तो ये पहले हो जानी चाहिए थी। ये 19,000 की जो कमी है आज की नहीं है, एक साल की नहीं है, ये कई सालों की है, लेकिन पूरे पिछले साल। तो ये जो हमारी है वो तो गुजरात सरकार भी कुछ स्कूल्स बंद कर रही है, जैसे बाकी बहुत सारी सरकारें, खासतौर से भाजपा के शासन में स्कूल्स बंद हो रहे हैं। यूपी में भी स्कूल बंद होने की घोषणा हुई, क्या गुजरात में भी स्कूल बंद हुए हैं? गुजरात में अभी पिछले ही साल तकरीबन 6,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। और ऐसे आप अगर न्यूज़ पढ़ोगे तो हर महीने आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे कि इतने हज़ार स्कूल बंद कर दिए, इतने हज़ार स्कूल बंद कर दिए। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इनका इंटेंशन ये होता है कि ये किस तरीके से बहुत चालाकी से करते हैं, पहले फैसिलिटीज़ देना बंद कर देंगे। ये जो बताया जाए ना कि डेवलप्ड है, गुजरात सरकार की खुद की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 30% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है, 30% स्कूल ऐसे हैं जहाँ शौचालय की सुविधाएं नहीं है। अब मान लीजिए कि लड़कियां हैं, लड़के हैं, अगर ये बेसिक फैसिलिटी नहीं देंगे तो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? प्लेग्राउंड्स नहीं है। गुजरात के एक भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरास नहीं मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे उनकी क्वालिटी को डिटोरिएट करते जाते हैं, ताकि बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को उठा ले वहाँ से और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है तो हमने बंद कर दिया। ये स्ट्रेटेजिकली ये करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि गुजरात गवर्नमेंट दिन ब दिन, और ये सबसे ज़्यादा रूरल में हो रहा है, गांव के स्कूल बंद करें, फिर गांव के बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों ने अपने फंड से कुछ एडिशन किया है महानगर पालिका के स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में? ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि हमारे काउंसिलर जो होते हैं, हमारे 27 काउंसिलर, उनका लिमिटेड है कि वो अपने वार्ड के बाहर ग्रांट नहीं दे सकते। लेकिन जब ये चुनकर आए तो हमने सबसे पहला डिसीजन ले लिया कि भाई रोड है, रास्ते है, उसके लिए बाकी 4 साल हमारे पास है। स्कूल क्या है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मान लीजिए कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगना है, वो लग गया तो फिर 10-15 साल उसको दिक्कत नहीं है। पंखा देना है तो लग गया तो फिर 5-6 साल तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कहा कि हम पहले साल हमारी जो मैक्सिमम ग्रांट है ना, वो हमारे एरिया के स्कूल्स को दे देंगे, ताकि कम से कम वो स्कूल 10-15 साल तक ठीक हो जाए। बाकी के 4 साल बचे हैं उसमें हम रोड के काम करेंगे, हालांकि वो भी किए। तो हमारे यहाँ जैसे कि रचनाबेन बता रहे थे, उनके 17 नंबर वार्ड में एक ही स्कूल है, तो कम से कम 60-70 लाख का ग्रांट एक ही स्कूल को दिया। एक ही स्कूल को 70 लाख रुपए उनके वार्ड में एक ही स्कूल है। मतलब इतनी जरूरत थी, उससे अब जरूरत पूरी हो गई है? अभी भी कुछ जरूरतें हैं जो बाकी हैं? वो जो डिमांड की है ना, जो चीज़ें चाहिए थी, कंप्यूटर चाहिए था, स्मार्ट बोर्ड चाहिए थे, बेंचेस चाहिए थी, तो वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। सब बेंचेस आ गई है, स्मार्ट बोर्ड आने वाले हैं, कंप्यूटर भी आने वाले हैं, जो कबर्ड वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए थी वो सब अब आना शुरू हो गया। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई काउंसिलर ने स्कूल में ग्रांट दिया। वो आम आदमी पार्टी आई
इस महानगर ऐसा कभी पालिका नहीं में हुआ था। पहली बार हुआ कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल में ग्रांट दिया। और यहाँ वो इतनी में लोगों की डिमांड है कि हाँ हमारे बच्चे को हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास सुविधा नहीं है स्कूल की। ये बहुत बड़ी बात होगी यदि आप ये कह रहे हैं कि कभी किसी कॉरपोरेटर ने, किसी काउंसलर ने स्कूल को कोई ग्रांट ही नहीं दिया है, वो सिर्फ अपने बजट के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि जो बजट उनके लिए निश्चित किया गया सदन में उसी पे वो डिपेंडेंट हैं। काउंसलर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो काउंसलर फिर इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बताया शायद 25 लाख रुपए आपका सालाना बजट है, ऐसा ही है ना एक काउंसलर का? 25 लाख मिलता है साल में खर्च करने के लिए। हाँ, और अलग अलग बिंदु हैं जिस पे आप खर्च कर सकते हो उन पैसे को। तो आपने फिर 60-70 लाख रुपए कैसे दिया? क्या ये 3-4 लोगों ने मिलके दिया? चार एक पार्षदों ने मिल के दिए। अच्छा, आपके विस्तार में आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर थे उन्होंने ही दिया या आपने दबाव बनाने से भाजपा के लोगों ने भी दिया? भाजपा के लोगों ने अभी तक कहीं पे नहीं दिया है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद है वहीं पे ही दिया गया। वहाँ पे उन्होंने भी दिया या सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों ने? आम आदमी पार्टी वालों ने ही दिया। अच्छा, उन्होंने अभी भी नहीं दिया? अभी भी नहीं दिया। तो क्या करें ऐसा कि उनको भी थोड़ी शर्म आए या कुछ उनको एक सबक मिले कि यार जब आम आदमी पार्टी एक उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती है तो उनको भी करना चाहिए। उनको क्या क्या संशय है कुछ इसको लेके, कोई मुश्किलें आती हैं उनको इस पे इन्वेस्ट करने में, या वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं अपने बजट का, यदि वो एजुकेशन पे नहीं कर रहे हैं, हेल्थ पे नहीं कर रहे हैं? वो लोग सोसाइटी में देते हैं रोड रास्ते के लिए, तो वहाँ से कुछ पैसे वो वापस मांगते हैं, और स्कूल में देंगे तो वहाँ से तो मिलेंगे नहीं। ओह, ये गेम है। और बच्चों का वोट भी मिले या ना मिले, बच्चों का तो वोट होगा नहीं, बच्चों की फैमिली वोट दे ना दे, लेकिन सोसाइटी में आप जा रहे हो तो फिर आप किसी को कह सकते हो कि अच्छा देख मैंने तेरे यहाँ इतना फंड खर्च किया है तो तेरे को भी वोट दिलाना मेरे को। वहाँ पे आप किसी को पकड़ सकते हो। स्कूल्स में तो आप किसी एक आदमी को पकड़ के नेता नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये गेम है। तो ये वापस मिलने का क्या सिस्टम है, क्या ये कैसे वापस कैसे मिलेगा? मतलब किसी सोसाइटी को उसने ग्रांट दिया, उसका जो ग्रांट लगता था उसका उसने उतना दिया, तो वहाँ वो डिमांड रखते थे कि उसका थोड़ा सा हिस्सा हमको भी वापस देना होगा। स्कूल में तो ऐसा नहीं हो। मतलब वापस कैसे? रिश्वत में देना होगा? केस ओह, अच्छा। वही सिस्टम चल रहा था, इसलिए अभी तक किसी ने स्कूल में ग्रांट नहीं दिया, लेकिन हमने आके वो सिस्टम बदल दिया। आज तक हमने जिन जिन सोसाइटी में ग्रांट दिया है, सोसाइटी वालों को पता भी नहीं है और हमने ग्रांट दे दिया है। जब उनका रोड बनने जा रहा है तभी हम उनको बताते थे कि आपका रोड मंजूर हो गया है, हमने ग्रांट भी दे दिया, वो ग्रांट का लेटर है और थोड़े दिन में आपका रोड बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें समझने वाली है कि अमूमन ये देखा जाता था कि राजनीतिक पार्टियाँ कोई स्कीम का ऐलान करके नारियल फोड़ के निकल जाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का सिग्नेचर स्टाइल रहा है, चाहे दिल्ली सरकार में चाहे पंजाब सरकार में, कि काम का इनॉग्रेशन करते हैं जब वो काम पूरा होने के करीब पहुंच जाता है, ना कि सिर्फ स्कीम का ऐलान करके उसका उद्घोषण करके उनका काम पूरा हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है ज़मीन पर काम का उद्घाटन करने की एक नीति में। तो ये एक नोट करने वाली बात है जो अभी आप कह रहे हैं कि गुजरात में भी होना शुरू हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जब से आम आदमी पार्टी आई है विपक्ष पर, क्या हेल्थ में भी ये सुधार आया? जैसे राकेश भाई ने बताया कि एजुकेशन में अब इन्वेस्ट करने लगे हैं काउंसलर्स, और एक बात होने लगी है सदन में, उसके अंदर पूरे गुजरात में उसका असर दिख रहा है। हेल्थ में कितना बुनियादी फ़र्क आया है? हेल्थ में भी बताऊँ, जैसे रचना जी ने बताया कि हर एक जोन में 8 जोन है तो 50 बेड्स की हॉस्पिटल बनने लगी है, यानी शुरू भी हो गई है, कुछ 4 जो जोन है उसमें बन गई है। तो इसका बेसिक जो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये इतना सारा 70 यानी 70 लाख का ये पॉपुलेशन का ये शहर है, इतना बड़ा शहर है। और अर्बनाइजेशन में अगर समझो ये इतनी ट्रैफिक में अगर एक बड़ी हॉस्पिटल हो या 2 बड़ी हॉस्पिटल हो उससे चलेगा नहीं। अगर किसी को इमरजेंसी आई, अगर किसी को कहीं हॉस्पिटल पहुंचना हो तो इतने ट्रैफिक में और इतने सारे बस्ती में अगर 2 हॉस्पिटल हो तो वो पूरा नहीं कर पाती है। तो जैसे समझो कि हर जोन में यानी एक जो जोन होता है वो 10 या 15 लाख से बस्ती का जोन होता है, उसमें वो जोन में 3 या 4 वार्ड होते हैं, तो एक वार्ड में 4 लाख की बस्ती होती है। तो समझो ये एक वार्ड जो है, वार्ड में अच्छी तरीके से अगर हम लोग एडजस्ट कर पाए और स्वास्थ्य के बारे में फोकस कर पाए
तो स्वास्थ्य के बारे में अगर फोकस करना हो तो 4 लाख की बस्ती में ये हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, चाहे 50 बेड्स का हो, 100 बेड्स का हो। उसके साथ साथ वो जो हॉस्पिटल होगा उसमें पूरी तरह उसका फैसिलिटीज़ होना चाहिए। सिर्फ हॉस्पिटल बनाने से या एडमिट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर भी पूरा होना चाहिए। जैसे सर्जन हो, फिजिशियन हो, ENT सर्जन हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, सभी जो डॉक्टर है उसका भी बराबर सबके हिस्से से पूरा उसका फोकस होना चाहिए। और वो डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो समय समय पर होना चाहिए। और उसके साथ साथ इमरजेंसीज जब आती है तो एक बड़ा सा एक ऑपरेशन थिएटर जिसमें पेशेंट का जो इमरजेंसी का उसको ले पाए और उसकी जान बचा सके। तो वो 4 लाख की बस्ती में या तो 8 लाख की बस्ती में अगर एक बड़ा 50 बेड की हॉस्पिटल आती है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो लोकल भाग में ट्रैफिक को छोड़ के अगर समय पर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उसका इलाज समय पर हो पाता है और उसकी जान बच जाती है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सभी जोन में एक एक हॉस्पिटल 50 बेड्स की एटलीस्ट अभी बन गई है। हम आगे आगे इससे साथ साथ में जो इन्वेस्टिगेशन बेस होती है, जैसे एक्सरे हो, जैसे लेबोरेटरीज हो, जात के इमरजेंसी में जो लेबोरेटरीज पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिस्ट की भी जो सुविधाएं जो है वो हॉस्पिटल में वही हॉस्पिटल में होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहे मैन पावर जोता हो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पूरी तरह होना चाहिए। और वो अब उसको शुरुआत हो गई है, समझो 4 तो अभी लग गए हैं। साथ साथ में मैं बताऊँ अर्बन में अर्बन हेल्थ सेंटर होते हैं, तो हर 50,000 जो बस्ती होती है ना, वो हर 50,000 में एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए जो प्राइमरी हेल्थ का जांच करते हैं, दवाई देते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी छोटे छोटे जो कॉमन रहते हैं वो करते हैं और लोगों को वहाँ से अच्छा करने के बाद घर भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर छोटे छोटे बस्ती में यानी 50 जो 1000 की जो बस्ती है वो बस्ती में एक हेल्थ सेंटर हम लोग, हमारा फोकस है कि जितना जल्दी हो सके उस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लोकेशन, उसका बिल्डिंग्स, उसमें अगर जो भी मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो जितना जल्दी हो सके उस पर फोकस करके उसको चालू करके हम लोगों को वो अच्छी सुविधाएं जल्दी से जल्दी दे सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो सूरत महानगर पालिका में या सूरत शहर में जितने अस्पताल हैं या जितनी सेकेंडरी डिस्पेंसरीज हैं, यदि सेकेंडरी डिस्पेंसरीज हैं तो एटलीस्ट टर्चरी ट्रीटमेंट के लिए जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, यदि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, तो क्या वो महानगर पालिका चलाती है या गुजरात सरकार चलाती है? ऐसा सिस्टम क्या है? नहीं, इसमें महानगर पालिका की एक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बड़ी हॉस्पिटल महानगर पालिका चलाती है। और एक सालों से यानी आज 50-60 सालों से एक गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, साथ साथ में मेडिकल कॉलेज है। एक ही सिर्फ एक गुजरात गवर्नमेंट की हॉस्पिटल विथ कॉलेज है और एक महानगर पालिका की हॉस्पिटल और कॉलेज है। तो ये पूरे 70 यानी 70 लैक्स के पब्लिक में सिर्फ 2 बड़ी हॉस्पिटल है जो लोगों के लिए। सूरत की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन 70 यानी 70 लाख पॉपुलेशन वैसे गिना जाए यानी कि वोटर रजिस्टर्ड होंगे? नहीं, वोटर नहीं, बस्ती है 70 लैक्स बस्ती है यानी पॉपुलेशन है की पूरी 70 लाख है, वोटर्स नहीं। ओके, ठीक है, यानी इसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, सभी सारी एज ग्रुप included में 70 लाख लोग हैं। yes. तो 70 लाख लोगों के ऊपर 2 हॉस्पिटल हॉस्पिटल हैं। यदि इसको हम दिल्ली से कंपैरिजन करें कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है करीब 2.25 से 2.5 करोड़ है, वहाँ पर दिल्ली सरकार के ही 38 हॉस्पिटल हैं। 38 हॉस्पिटल हैं। यदि उसको डिवाइड करें तो अब आप नंबर समझ सकते हैं कि कैसे सूरत शहर का और दिल्ली का यदि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करने लगें तो लगभग दिल्ली 2.5-3 गुना बड़ा है, लेकिन हॉस्पिटल्स देखेंगे तो करीब उसके पास करीब 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में यदि हम बात करते हैं, क्या जो विस्तार है, जिस तरह से वार्ड है, कोई ऐसा स्केल बनाया है म्यूनिसिपैलिटी ने कि हर वार्ड में हमें इतने स्कूल देने ही हैं? ऐसा कोई स्केल है उनका? और क्या स्कूल सिर्फ प्राइमरी हैं या 8th तक हैं या 12th तक हैं, सेकेंडरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं?
क्या स्कूल्स किस तरह से व्यवस्था है उसकी, और यदि हम इम्पैक्ट ला पाए हैं तो क्या सारे स्कूल्स में इम्पैक्ट ला रहे हैं, या हमने इसको लेके कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि अभी हम सीनियर सेकेंडरी को टच करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे? यस, सबसे पहला आपका सवाल कि मैपिंग तो नहीं है वो मैपिंग मतलब सबसे जो आपने अभी सवाल पूछा था ना कि ये क्यों नहीं कर रहे, उसमें एक ये एंगल है कि प्रायोरिटी, इनका प्रायोरिटी नहीं है। अब जब आपके अंदर प्रायोरिटी होगा तो आपके नए थॉट्स आएंगे और उस हिसाब से आप करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल बने ना वो ऐसे ही बने हैं कि ठीक है वो बनाने हैं, या फिर वो एंगल से बने हैं कि इसमें जो बच्चे आएंगे वो गरीब तबके के बच्चे आएंगे, तो कहीं पे भी कोने पे ख़राब जगह पे, जो जगह कहीं यूज़ नहीं होने वाले ऐसी जगह पे स्कूल बना दो। तो कहीं पे भी मैपिंग नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा है कि कोई एक वार्ड जो रचनाबेन है उनके पूरे वार्ड में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, पूरे वार्ड में। कितनी पॉपुलेशन पे? पॉपुलेशन 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन, तो उतनी तो वोटिंग है। उतना वोटिंग है। 1.5-2 की तो वोटिंग वोटिंग है, वोटिंग है। यानी उसका डबल गिने, डबल है, यानी 4 से 5 लाख का एक वोट बना जाता है। वैसे ओवरऑल गिना जाए तो 4-5 लाख में अगर एक ही स्कूल अगर प्राइमरी स्कूल आ जाता है तो वो कितना कम हो पाता है वो हम देख सकते हैं। लोग बच्चे जो है, लोगों के बच्चे जो है वो कैसे पढ़ पाते हैं, एक स्कूल से नहीं चल पाता है। तो 4 लाख के ऊपर एक स्कूल, यस, ये तो लगभग नामुमकिन सा सुनाई दे रहा है। ये और ये भी जो हाईलाइट हुआ है, मतलब लोग स्कूल में भेजना शुरू किए हैं, वो भी ऐसा है कि कुछ स्कूल हमारे आने के बाद थोड़े अच्छे हुए हैं, तो लोग मोटिवेट होकर और हमारे ऊपर भरोसा रख कर कि ये हमारे वार्ड में है। तो इतने भी जो स्कूल है ना, 327 स्कूल है मान लीजिए यहाँ पर, उसमें भी सिर्फ 7-8 स्कूल है जहाँ पे पेरेंट्स रेडी है अपने बच्चों को भेजने के लिए, और वो 7-8 स्कूल हमारे ही हम जहाँ चुन कर आए वहाँ पर है। तो पहली बात, और सेकेंडरी एजुकेशन का तो पूछो ही मत। पहली चीज़ है, सेकेंडरी में भी 2 पार्ट है, एक तो ग्रांटेड है, मतलब सरकार ट्रस्ट को ग्रांट देती है और वो चलाती है, दूसरा खुद सरकार संचालित। सरकार संचालित तो आपको मैग्नीफायर से ढूंढने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट खुद चलाती है। वैसे तो बहुत सारे काम है, मान लीजिए कि आप सूरत में पूरे ढूंढने जाओगे तो आपको 5-6 स्कूल नहीं मिलेंगे। तो महानगर पालिका के भी नहीं मिलेंगे और गुजरात सरकार के भी नहीं मिलेंगे। महानगर पालिका के पूरे सूरत में 18 स्कूल है सेकेंडरी, हाँ 9, जिसमें 9वीं और 10वीं की पढ़ाई होती है, ओनली 18। और सीनियर सेकेंडरी? सीनियर सेकेंडरी अब तक, हाँ ये भी एक उपलब्धि में गिना जाना चाहिए कि भाजपा ने खुद कबूल किया जब ये काम किया ना, कि पूरे भारत में ये काम करने वाली पहली महानगर पालिका, उन्हें ऑफिशियल हेडलाइन दिया क्या कि जो 11th और 12th के क्लासेस चलाती है। और वो कब हुआ? ये हमारे चुनने के आने के बाद। अगर ये भाजपा अगर सही में कर रही होती तो पूरे भारत में कर देती, पूरे भारत में उनकी महानगर पालिकाएं हैं, या पहले कर देती, अभी यहाँ पे 8 जगहों पे उनकी सरकार है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि कि 11th और 12th के क्लासेस शुरू हुए यहाँ पे, वो भी तकरीबन बस यही कितने स्कूल्स हैं ऐसे? 10-12 स्कूल, और बाकी उसमें भी डिवाइड है, कांग्रेस और कॉमर्स और साइंस, उसमें भी डिवाइडेड है। तो ऐसा भी है कुछ कि बाकी गुजरात सरकार चलाती है स्कूल? गुजरात सरकार जो चलाती है, मैंने जैसे बताया ग्रांटेड और वो वाले, तो गुजरात सरकार जो खुद चलाती है, वैसे तो पूरे सूरत में आपको मिल जाएंगे 6-7 स्कूल भी नहीं है, हार्डली, ये भी मैं हार्डली बता रहा हूँ। बाकी ग्रांटेड जो है वो 30-40 स्कूल होंगे पूरे सूरत। ठीक है, यही स्थिति पूरे गुजरात की है। तो यहाँ ये समझने की बात है, यदि यहाँ पे भी एक कंपैरिजन ड्रॉ करें तो दिल्ली सरकार करीब 750 बिल्डिंग्स में 1028 स्कूल्स चलाती है, जिनमें ज़्यादातर स्कूल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल 5th तक के स्कूल्स की जिम्मेदारी वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। उसके बावजूद करीब 100 के आसपास स्कूल्स ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और दिल्ली सरकार उन स्कूल्स को चलाती है। लेकिन बाकी सारे स्कूल्स 12th तक हैं और दिल्ली सरकार उन स्कूल्स को चलाती है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि सूरत का और दिल्ली का यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक आखिरी क्वेश्चन, आपको क्या लगता है ये बदलाव जो अभी बहुत छोटे रूप में आप लोग कर पा रहे हो, विपक्ष में रह के कर पा रहे हो, क्या सपने हैं ऐसे? पहले एजुकेशन की बात करते हैं, फिर हेल्थ की बात करेंगे, जो हमें लगता है कि पूरे गुजरात भर में किए जा सकते हैं। एजुकेशन में क्या ऐसे बदलाव हैं जो पूरे गुजरात भर में करने की ज़रूरत है और उसको भाजपा सरकार ने अभी तक टेकअप नहीं किया? सबसे पहले हमने अब तक पूरा कॉन्वर्सेशन किया ना, वो मतलब हमने मान लीजिए कि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। अभी हम क्वालिटी पे तो आए ही नहीं, लेकिन वो ही सबसे बड़ा है ना। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्यों है? क्योंकि क्वालिटी देना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम। मैं आपको अगर बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि
गुजरात सरकार ने पिछले 10 या 12 साल से स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती नहीं की है। किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स टीचर की। आप गुजरात के किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको हार्डली 10% या 15% स्कूल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे स्पोर्ट्स का टीचर आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको ड्राइंग का टीचर मिलेगा या वहाँ पे आपको म्यूजिक का टीचर मिलेगा। राइट, ये मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सिर्फ हम पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस, इससे तो नहीं होने वाला है। आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कि लाइफ से लड़ना कैसे, ये भी दिखाना पड़ेगा। आर्ट क्या है आपके अंदर, वो भी आना चाहिए, तभी तो वो जीवन को महसूस कर पाएगा। दूसरा है कि जो टीचर्स, एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उनसे काम लेना इनको आता नहीं है। टीचर्स को लोडेड रखा है नॉन टीचिंग वर्क से। मैंने जैसे बताया ना, उनका प्रायोरिटी नहीं है, उनका एंगल ही नहीं है। उनको टीचर में टीचर नहीं दिखता, वो एक कर्मचारी दिखता है कि मैं इसको टीचिंग के अलावा बीएलओ की ड्यूटी भी दे दूं, इलेक्शन की ड्यूटी भी दे दूं, इससे वो जनगणना भी पूरे देश में प्रचलित है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी आप जो बजट में खर्चा कर रहे हो ना, जितने टीचर्स को सैलरी दे रहे हो, उसका भी आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो। क्योंकि टीचर्स के क्योंकि उसको इतने परिपत्र, इतने सर्कुलर आते हैं कि वो दबाव, प्रायोरिटी की बात हो गई। हाँ, तो जो आपका जो सवाल है कि सबसे पहले कि ये इन टीचर्स की कमी पूरी हो, जो सपना है उसका, और इन टीचर्स को 100% टीचिंग का काम करने का मौका मिले, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा है कि साथ साथ, जैसे कि एक आखिरी रिमार्क, जैसे कि मेरा सपना क्या है, फॉर एग्जांपल कि अभी आपको मैं बताऊँ, 1 महीने पहले एक घटना हुई गुजरात में। एक लड़के ने, यंग लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ये सुसाइड क्यों कर लिया कि वो 2 साल से क्लास 3 की तैयारी कर रहा था, जो तलाटी, जिसकी सैलरी कितनी होगी, 18,000 20,000 रुपये की सैलरी होगी, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था। उसके पापा काम कर रहे थे, वो बड़ा सेंसिटिव होगा, खुददार बंदा होगा, उसने सुसाइड कर लिया। मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि हम हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर, एक बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाए कि यार तेरे को 18-20 हज़ार की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमने हमें वो चीज़ें डाली ही नहीं है। जहाँ जैसे हम वहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारी सरकार बनती है तो ये गोल है कि सबसे पहले तो हम जीने की शिक्षा दें, जीवन की शिक्षा दें, और इंसान को अच्छा इंसान बनाए। इंसान बन जाएगा तो डॉक्टर भी अच्छा बनेगा, फिर वो इंजीनियर भी अच्छा बनेगा, वो टीचर भी अच्छा बनेगा। तो और दूसरा कि इंसान जिस चीज़ के लिए बना है, अगर आज मैं पढ़ाई के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए बनाऊँ तो मुझे एजुकेशन का काम मिले। आप अगर इंजीनियरिंग के लिए बने तो आपको इंजीनियरिंग का काम मिले। आज देश की प्रोडक्टिविटी मेरे हिसाब से इसीलिए नहीं है क्योंकि 95% लोग वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं है। इसलिए सुसाइड भी हो रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेस भी है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस भी है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। मैं वो सपना देखना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के ग्राउंड पर हो, इंजीनियर फैक्ट्री में हो, और डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक में हो। तब हम एजुकेशन का भी ये फलश्रुति मिल जाएगा और पूरे देश का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली ये ह्यूमैनिटी की सेवा हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने का एक लक्ष्य है, यहाँ पर संकल्प है। शायद बहुत से लोगों को ये बात मालूम ना हो, इसलिए मैं इसको मेंशन कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने 200 से ज़्यादा एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर्स भी लगा के रखे हैं स्कूल्स में, जिनका काम है बच्चों को वोकेशनल स्किल्स में एजुकेट करना और उनको करियर की काउंसलिंग देना, ताकि वो अपना सही करियर सेलेक्ट कर सकें। दूसरा, अभी दिल्ली सरकार 20 स्कूल्स में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम कर रही है, जिसमें उन्हें लाइफ स्किल एजुकेशन देगी। तो क्योंकि लोग जो इसको समझ रहे होंगे, एजुकेशन के मुद्दे को आज समझने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको ये मैसेज भी चला जाए। इसके बारे में अभी बहुत बात नहीं हुई, शायद आगे बात होगी, क्योंकि ओवरऑल एजुकेशन में बहुत सारे काम हुए हैं। तो जो काम अभी शुरू हुए हैं उसके ऊपर बात, जब वो थोड़ी मैच्योर हो जाएगी तो होनी शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब आप बात करते हैं। रचना मैम, बताएं हेल्थ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे, जैसे एम्बुलेंस सिस्टम एक बहुत बड़ा काम करता है, क्या एम्बुलेंस सिस्टम म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है? यदि नहीं आता है तो क्या यहाँ पर 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है? ये भी एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। हाँ, एम्बुलेंस तो टाइम पे आ जाती है, लेकिन महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है उसमें ऐसा सिस्टम था कि कोई भी पेशेंट हो, मानो कि उसको घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन 1 महीना 2 महीना हॉस्पिटल में रहे, तब डॉक्टर की जब मर्जी हो, जब उसको लगे कि अब मैं फ्री हूँ तब मैं ऑपरेशन करूँगा, तब वो काम हो रहे थे। लेकिन अब हम रोज ही हॉस्पिटल में जाते तो वो एक बदलाव आया है कि उसको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ आएंगे, तो कल न्यूज़ में आएगा, पेपर में आएगा, तो उसी डर से आज अस्पताल में किसी को ज़्यादा देर तक रुकना ही नहीं पड़ता है और उसका इलाज जल्दी से हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो किसी के डराव में आके काम करे, उनसे तो बेटर है कि वो अपने आप ही वो काम करना शुरू कर दे। आज तक कोई फॉलो करने वाला नहीं था।
अस्पताल के अंदर कोई जाने वाला नहीं था। वो हॉस्पिटल समिति के जो अध्यक्ष है वो भी नहीं जा रहे, उसको तो कोई पहचान भी नहीं रहा हॉस्पिटल में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे डर से जो काम करे ना वो बिना डरे और सबको सुविधा मिले और सबको अच्छी तरह से इलाज मिले। ये तो आपकी कामना है, लेकिन किसी का मूल नेचर बदलना बहुत मुश्किल है। तो यदि उनके मूल नेचर में स्वास्थ्य, एजुकेशन या लोगों की ज़िंदगी की प्राथमिकता नहीं है तो उसको सिखा पाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज थैंक यू। इससे एक मैसेज जाता है कि एक सदन में 120 में से अगर 27 मेंबर भी आम आदमी पार्टी के चुने जाते हैं तो वो एक ऐसा मॉडल बना के दिखा सकते हैं अपनी विपक्ष में रहने के बावजूद, जो पूरे गुजरात में एक मॉडल बन सकता है। और अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये काफ़ी बड़े स्तर पर बदलाव आया जा सकता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि विपक्ष में या पक्ष में दोनों में बैठ के आम आदमी पार्टी डिलीवर कर सकती है। और ये यकीनन है कि जो काम नहीं हुआ वो आज हो सकता है, जो बदलाव नहीं आया वो आज बदलाव आ सकता है, विच मीन्स चेंज इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।